हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन एसएस पाथ टू डबल ए पर। दिस चैनल इज योर अल्टीमेट गाइड टू क्रैकिंग द एसएस एग्जाम एंड डाइविंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। हम लोग भारत के संविधान पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से आर्टिकल 70 प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है, उसके आगे आज देखेंगे। लेकिन बिफोर गोइंग देयर मैं कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एसएस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस है, क्योंकि पिछली बार इसमें से 10 क्वेश्चन आए थे। पेपर 1 में टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चन सिर्फ संविधान से पूछे गए थे। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने अपने नोटबुक को तैयार करें और जो भी मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ उसे नोटबुक में जरूर ही नोट डाउन कर लें। देखिए, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि मैं जो आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ। यदि आप सही ढंग से समझना चाहें तो हर एक आर्टिकल पे एक वीडियो बन सकता है, क्योंकि हर आर्टिकल पे इतने ज्यादा कोर्ट केसेस हुए हैं, इतने ज्यादा जजमेंट्स आए हैं कि सब में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, बहुत सारी चीजें निकल के आती है। लेकिन हमें उतना डीप में नहीं जाना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली इसका कहना क्या चाह रहा है, ताकि हम उसके हिसाब से जो हमारे ऑप्शंस आएंगे एग्जाम में, उस ऑप्शन को छांट करके हम सही ऑप्शन पे जा पाए। तो मैं आशा करूंगा कि आप सभी लोग अपने नोटबुक में जरूर ही नोट डाउन करेंगे। दूसरा, मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी हमारी वीडियो है जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ, इसे शेयर जरूर करें अपने दूसरे एस्पिरेंट के साथ में, क्योंकि आपके द्वारा शेयर करने से, लाइक करने से या सब्सक्राइब करने से मुझे भी ये पता चलेगा कि हाँ, आप लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। तो इससे मुझे भी प्रेरणा मिलेगी कि मैं और भी ज्यादा मेहनत करूँ और आप लोगों के सामने अच्छे से अच्छे कंटेंट्स लेके आऊँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने आर्टिकल 70 तक देख रखा था, तो उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 71। बेसिकली ये है मैटर रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विथ द इलेक्शन ऑफ ए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है। देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, सारे आर्टिकल के बगल में मैंने एक शॉर्ट नोट्स लिख दिया है, जिससे कि आपको बहुत आसानी होगी इस आर्टिकल में क्या है इस बात को समझने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 72 से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना 100% है। ये क्या है, बेसिकली आर्टिकल 72 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है प्रेसिडेंट को, किसी भी अपराधी को उसकी भी जो भी उसको सेंटेंस मिली है, पनिशमेंट मिली है, उसको माफ करने के लिए, कम करने के लिए या बदलने के लिए। ठीक है। तो इसके बारे में समझने से पहले मैं आपको भारत के जुडिशरी सिस्टम के बारे में कुछ समझाना चाहता हूँ। हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो पिरामिड सिस्टम है। सबसे नीचे होता है लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट के बाद में होता है आपका हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद में होता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी। अब लोअर कोर्ट क्या है? लोअर कोर्ट में सबसे पहले किसी भी बंदे के खिलाफ कुछ भी मुकदमा चलता है तो लोअर कोर्ट में चलता है। लोअर कोर्ट में मान लीजिए वो गिल्टी पाया गया और उसे कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिल गया, तो वो बंदा हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। जब वो हाई कोर्ट से भी उसे पनिशमेंट मिल जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट अपील करता है। अब क्या है, जब उसे यहाँ पर पनिशमेंट मिल गया तो दिस इज द लास्ट, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब उसे जो पनिशमेंट मिला है वो पनिशमेंट उसे लेना पड़ेगा। तो इस चीज के लिए क्या है, ये एक तरह से जितने भी नागरिक हैं उन्हें एक अधिकार दिया गया है कि यू कैन अप्लाई फॉर ए मर्सी पिटिशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 72। ठीक है। और साथ साथ आप आर्टिकल 161 के तहत गवर्नर को भी अप्लाई कर सकते हैं, बट जब गवर्नर को अप्लाई करेंगे तो उसमें कोर्ट मार्शल केस एंड डेथ केसेस नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा आप। तो अभी हम लोग प्रेसिडेंट को देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसके लिए क्या है कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अप्लाई कर सकता है फॉर द मर्सी पिटिशन। अब क्या है, यहाँ समझने की चीज है कि किस केस में प्रेसिडेंट इसको सुन सकता है। पहला, इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस इज बाय कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल क्या होता है, सर्विस मैटर्स में होता है फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स एंड जवान्स। तो उनको यदि कोर्ट मार्शल में किसी तरह का पनिशमेंट मिला है तो वो प्रेसिडेंट उसकी भी सुनवाई कर सकता है। आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कमांडर होते हैं डिफेंस फोर्सेस के। ओके। दूसरा क्या है, इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू ए मैटर टू व्हिच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड्स। एग्जैक्टली, जो भी हमारा एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड है उसमें भी कोई उस रिलेटेड से भी किसी कारण से किसी को पनिशमेंट या सेंटेंस मिला है तो भी प्रेसिडेंट उस चीज को सुन सकता है। और तीसरा बोल रहा है, इन ऑल केसेस वेयर द सेंटेंस इज ए सेंटेंस ऑफ डेथ। भले इन दोनों के अलावा कोई भी केस हो और उसे यदि सेंटेंस ऑफ डेथ मिला है, कैपिटल पनिशमेंट मिला है, तो भी प्रेसिडेंट साहब इसको देख सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ वर्ड्स हैं
पार्डन तो आप समझ रहे होंगे कि माफ कर देना। रिप्रेप्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो भी एग्जीक्यूशन मिला है उसको स्टे कर देना, स्टे द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस, सो दैट जनरली डेथ केस में होता है, सो दैट कि उस बंदे को टाइम मिल जाए कि वो पार्डन के लिए अपना मर्सी पिटिशन प्रेसिडेंट के पास दे और उसके लिए उनको समय मिल जाए। अब क्या है, रिस्पाइट्स क्या होता है? रिस्पाइट होता है लेसर सेंटेंस, मतलब जो सेंटेंस उसको दिया उससे थोड़ा नीचे वाला सेंटेंस। एक होता है कम्यूट। देखिए कम्यूट मतलब क्या होता है, दिस इज क्या है कि एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट से उसको लाइटर टर्म में कन्वर्ट कर देना। ये मोर और लेस सेम वर्ड्स हैं। ये जनरली यूज होता है कम्यूट डेथ सेंटेंस को रिजिडस इम्प्रिजनमेंट में चेंज करने के लिए। सस्पेंड तो आप समझ ही रहे हैं। रिमीट भी वही है, रिड्यूस द पीरियड नॉट कैरेक्टर। रिमीट का मतलब क्या होता है कि उसका जो पीरियड है उसको रिड्यूस करेगा, मतलब जो सजा मिला है वही सजा रहेगा, बस उसका जो पीरियड है उसे कम कर देगा। और ये सारे जो पावर हैं, इस पावर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर बोला जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? मैंने आपको भी समझाया कि ऑर्डिनरी प्रोसीजर क्या था। ऑर्डिनरी प्रोसीजर ये था, इसमें उसको सेंटेंस मिल गई है, तो अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है किनके पास? प्रेसिडेंट के पास, कि वो चाहे तो इसे अपनी इस पावर को यूज करके अंडर आर्टिकल 72 माफ कर सकता है, कम कर सकता है। आर्टिकल 73 में कहा गया है कि एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन है उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 74 में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, ये बताया गया है। देखिए मैं बहुत ही शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ कि जहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होगा, उसको मैं कवर कर दूंगा, लेकिन बाकी हम लोग जस्ट एट ए ग्लांस करके आगे बढ़ेंगे। और मैं ये पीडीएफ भी आपको दे दूंगा, तो आपको जो चाहिए आप पूरा एक बार पढ़ भी सकते हो। मैं चाहूंगा कि अगर आप उसे पढ़ें भी, मैं आपको जस्ट अभी एक एट ए ग्लांस करा रहा हूँ। अब क्या है, आर्टिकल 75 में क्या बोला जा रहा है? इसमें यह बोला जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो है उनको अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, और प्रेसिडेंट जो है अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो सेल नॉट एक्सीड 15%, वो 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपुल। मतलब लोकसभा में जितने लोग हैं उससे 15% ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। आज ये आर्टिकल 76 बोलता है कि एक भारत में एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा। ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होंगे, ये इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? तो एनी पर्सन who is eligible to appoint like a judge of the Supreme Court may be the Attorney General of India। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज बनने के लिए एलिजिबल हैं उन्हें भारत सरकार चाहे तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बना सकती है। अब इनकी ड्यूटी क्या है? इनकी ड्यूटी है लीगल मैटर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करना। आज ये आर्टिकल 77 है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कुछ भी काम कोई भी करेगा तो वो काम होगा इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। इवन हम जो ऑफिस में काम करते हैं और जो भी डेलीगेशन ऑफ पावर वगैरह होती है, वो सभी काम भी जो होती है वो प्रेसिडेंट के ही नाम पर होती है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 77 इटसेल्फ द ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी क्या है? तो ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट टू द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। मतलब कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव वाला चीज जो होगा, अफेयर होगा, तो उसका यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रोविजंस ऑफ लेजिस्लेशन, ये सारा चीज कम्युनिकेशन किया जाएगा। किसको कम्युनिकेट किया जाएगा? प्रेसिडेंट को किया जाएगा। बाय होम? बाय प्राइम मिनिस्टर। आइए आर्टिकल 79 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन व्हिच शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस टू बी नोन एज रिस्पेक्टिवली एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द हाउस ऑफ द पीपल। मतलब क्या बोल रहा है? जो पार्लियामेंट होगा, ये पार्लियामेंट में कौन कौन लोग होंगे? पार्लियामेंट का मतलब क्या है? पार्लियामेंट का मतलब सिर्फ लोकसभा राज्यसभा नहीं है। पार्लियामेंट का मतलब है लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ये तीनों को मिला के पार्लियामेंट बनता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है। कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स के कंपोजिशन क्या होंगे? तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स कंसिस्ट ऑफ 12 मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। 12 लोग अपॉइंट होंगे बाय द प्रेसिडेंट। ये नॉमिनेट होते हैं बेसिकली, है ना। नॉट मोर देन 238 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स, मतलब 238 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है जी। और मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि शेड्यूल 4 में दिया गया है कि किस स्टेट से कितने राज्यसभा मेंबर होंगे या किस यूटी से कितने राज्यसभा मेंबर होंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। शेड्यूल 4, द सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स टू बी फिल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स एंड ऑफ द यूनियन टेरिटरी शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस इन दैट वी हैव कंटेंट इन द 4th शेड्यूल। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 81 में कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल दिया हुआ है।
इसमें थोड़ा सा एक बार एट ग्लांस कर लेते हैं हम लोग। हाउस ऑफ द पीपल शेल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 530 members chosen by direct election from territorial constitution in the state and not more than 20 members to represent the UT chosen in such manners as parliament may by law provide। अब देखिए तो यहाँ कितना है 530 और यहाँ कितना है 12, तो टोटल कितने हो गए 530 प्लस 12 542। इसलिए हमारे जो लोकसभा है उसमें टोटल कितने सीट होते हैं 542 सीट होते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ सब क्लाउज ए ऑफ क्लाउज 1 क्या बोल रहा है, देयर शेल बी अलॉटेड टू ईच स्टेट ए नंबर ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ द पीपल इन सच मैनर दैट द रेशियो बिटवीन द नंबर एंड द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इज सो far as practicable the same for all states and each state shall be divided into territorial constituencies, मतलब वही संसदीय क्षेत्र जिसको बोलते हैं, in such manner that the ratio between the population of each constituency and the number of seats allotted to it is so far as practicable the same throughout the state। ठीक है जी, ये सारा चीज जो भी पॉपुलेशन का देखा जाएगा, लास्ट सेंसस जो हुआ था उसके हिसाब से देखा जाएगा, इसे आप याद रखें। ओके ओके, अब आते हैं आर्टिकल 82 में। यह है रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, वही है जो जिसको परिसीमन भी बोला जाता है, आप लोगों ने वर्ड परिसीमन सुना होगा। अपॉन द कंप्लीशन ऑफ ईच सेंसस द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ द पीपल टू द स्टेट्स एंड द डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज शेल बी रीएडजस्टेड बाय सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर एज पार्लियामेंट मे बाय लॉ डिटरमाइन। ठीक है जी, अब आ जाइए आर्टिकल 83 में। ये है ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कितने का इसका पार्लियामेंट का ड्यूरेशन क्या होगा। तो जो काउंसिल ऑफ स्टेट है वो 6 साल का होता है, आपको पता है, और उसमें कुछ सालों में चेंज होते रहते हैं। बेसिकली 1/3 ऑफ द मेंबर्स हैं वो रिटायर होना चाहिए और फिर अगला 1/3 आना चाहिए, इस तरह से क्या रोटेशन में चलता रहता है। देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है, द काउंसिल स्टेट शेल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन, मतलब काउंसिल स्टेट कभी डिजोल्यूट नहीं होगा, वो हमेशा बरकरार रहेगा। बट एज नियरली एज पॉसिबल 1/3 ऑफ द मेंबर्स देयर ऑफ shall retire as soon as may be on the expiration of every second year in accordance with the provisions made in the behalf of parliament by law। मतलब हर 2 साल में 1/3 लोग रिटायर होंगे और 1/3 लोग नए इंडक्ट होंगे। इस तरह से क्या होगा, कभी भी काउंसिल स्टेट जो है वो कभी भी डिजॉल्व नहीं होगा। जैसे लोकसभा डिजॉल्व हो जाती है, राज्यसभा जो अपर हाउस है वो कभी डिजॉल्व नहीं होती, उसमें रोटेशन में चेंज होते रहता है। ठीक है जी, अब हाउस ऑफ द पीपल है अनलेस सूनर डिजॉल्व शेल कंटिन्यू फॉर 5 years, मतलब ये 5 साल के लिए होता है। ठीक है जी, कौन सा हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा की बात हो रही है। और जी 84 में आ जाइए, क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। अब ये यहाँ बात की जा रही है मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट के क्वालिफिकेशन की। क्या है, ए पर्सन शेल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी चूजन टू फिल ए सीट इन पार्लियामेंट अनलेस ही इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, एंड मेक्स and subscribe before some person authorized to in that behalf by the election commission on an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the 3rd schedule। ठीक है, ये तो उसके बाद है इज इन द केस ऑफ ए सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स नॉट लेस देन 30 years ऑफ एज। ध्यान दीजिए 30 साल से कम का एज नहीं होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 30 साल से कम का एज नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, इन द केस ऑफ सीट इन द हाउस ऑफ द पीपल नॉट लेस देन 25 years ऑफ एज, मतलब राज्यसभा के लिए 30 साल होना चाहिए और लोकसभा के लिए 25 साल होना चाहिए। लोकसभा के लिए कितना होना चाहिए 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल, ये याद रखें आप। ठीक है, राज्यसभा के लिए कितना है 30 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल। ठीक है, ओके 85 में आ जाते हैं। द president shall from time to time summon each house of parliament to meet at such time and place as he thinks fit, but 6 months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed to its first sitting in the next session। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब एक सेशन और दूसरे सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है 6 month का हो सकता है, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर उसको बैठाना ही है, सिटिंग होनी ही चाहिए। ठीक है जी, ओके 86 आर्टिकल क्या बोलता है, आर्टिकल 86 बोलता है राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू हाउसेस, मतलब प्रेसिडेंट का इसमें अधिकार है कि वो अपना मैसेज जो है वो बोथ हाउसेस में असेंबल टुगेदर करके दे सकती है। और जब भी इस बात को आप याद रखें, जब भी लोकसभा नया चुनी जाती है, नई चुनी जाती है, तो उसमें पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है। ओके,
अब स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, वही जो मैं बता रहा था, एट द कमिसमेंट ऑफ आफ्टर एट द कमिसमेंट ऑफ okay at the commission of the first session after each general election to the houses of the people, and at the commencement of first session of each year the president shall address both houses of parliament assembled together and inform parliament of the cause of its summons। मतलब जो मैं पहले बता रहा था आपको कि जब भी जनरल इलेक्शन के बाद में फर्स्ट सेशन होगा उसमें प्रेसिडेंट जो है अपना वक्तव्य देंगे और उसमें ये बताएंगे कि जो ये बुलाया गया है, सम्मन किया गया है, इसका क्या काउज है। ठीक है जी, ओके। देन आर्टिकल 88 में आइए, ये राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल्स एज रिस्पेक्ट्स हाउस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ लेते हैं इसको। एवरी मिनिस्टर एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शेल हैव द राइट टू स्पीक इन, मतलब जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ये भले ही मेंबर नहीं है पार्लियामेंट के, बट इन्हें राइट है कि वो पार्लियामेंट में बोल सकते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। मिनिस्टर्स तो बोल ही सकते हैं, साथ साथ अटॉर्नी जनरल इंडिया को भी राइट है स्पीक करने का। कहां पर? पार्लियामेंट के अंदर। एंड अदरवाइज टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ आइदर हाउस, any joint sitting of the house and any committee of parliament of which he may be named a member but shall not by virtue of this article be entitled to vote। फिर से मैं बता रहा हूं, देखिए जो मिनिस्टर होते हैं वो किसी न किसी राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन कोई मिनिस्टर है वो लोकसभा का सदस्य है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो राज्यसभा के प्रोसीडिंग में भाग नहीं ले सकता है, वो ले सकता है। मिनिस्टर को ये राइट है, राइट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अटॉर्नी जनरल तो किसी भी सभा का सदस्य नहीं है, लेट इट बी लोकसभा और राज्यसभा, फिर भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को ये राइट है कि वो किसी भी प्रोसीडिंग में भाग ले सकता है। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो वोट नहीं कर सकते हैं। इस आर्टिकल के तहत वो भाग ले सकते हैं, लेकिन वो जितने भी डिस्कशन होने डिस्कशन में अपना पॉइंट दे सकते हैं, अपना व्यू दे सकते हैं, लेकिन जब वो वोटिंग की बात आएगी तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट इंटाइटल्ड टू वोट। इस बात को याद रखिएगा। ओके, अब आ जाइए आर्टिकल 89। 89 क्या बोलता है? द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन द काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब एक चेयरमैन और एक डिप्टी चेयरमैन होंगे। चेयरमैन कौन होता है? राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है, याद रखिएगा। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। और इसे क्या टर्म किया गया है? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शेल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है जी। उसके बाद एक डिप्टी चेयरमैन होंगे, वो बताया गया है। आर्टिकल 90 क्या है? वेकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, अब ये बताया गया किस तरह से रिमूव किया जा सकता है, चलिए देखते हैं। ए मेंबर होल्डिंग ऑफिस एज डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स शेल वैकेट हिज ऑफिस इफ ही सीजेस टू बी ए मेंबर ऑफ द काउंसिल। मतलब डिप्टी चेयरमैन कौन होगा? चेयरमैन होंगे हमारे उपराष्ट्रपति साहब, लेकिन वाइस चेयरमैन तो कोई भी हो सकता है ना। डिप्टी चेयरमैन तो कोई भी हो सकता है, लेकिन वो तभी होगा जब वो राज्यसभा का मेंबर होगा। मान लीजिए कोई बंदा था जो राज्यसभा का मेंबर है और वो डिप्टी चेयरमैन था, लेकिन अब वो राज्यसभा का मेंबर ही नहीं रहा, तो उसे तो डिप्टी चेयरमैन का पोस्ट छोड़ना पड़ेगा। ये याद करने की जरूरत है क्या? ये हम लॉजिक लगा के भी समझ सकते हैं। ओके, दूसरा बोल रहा है मे एट एनी टाइम बाय राइटिंग अंडर हिज एंड एड्रेस टू द चेयरमैन रिजाइन हिज ऑफिस, और रेजिग्नेशन देगा तो छोड़ ही सकता है। मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रेजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। मतलब उस टाइम जितने लोग काउंसिल में हैं उसमें से यदि मेजोरिटी ये रेजोल्यूशन ला देती है कि इसे हटाना चाहिए तो उसे हटा सकती है। ठीक है जी, ओके। आर्टिकल 91 में देखते हैं, इसमें पावर ऑफ द ड्यूटी चेयरमैन और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ और टू एक्ट एज चेयरमैन। मतलब ये चेयरमैन साहब नहीं है, चेयरमैन साहब का पोस्ट वैकेंट है, तो डिप्टी चेयरमैन जो है वो उसका पोस्ट कर लेंगे, मतलब उसके परफॉर्म करेंगे। आर्टिकल 92 में क्या बोल रहा है? द चेयरमैन और द डिप्टी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड व्हाइल रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। मतलब चेयरमैन साहब या डिप्टी चेयरमैन जो होंगे वो प्रिसाइड नहीं करेंगे, मतलब वो उस टाइम चेयर नहीं करेंगे जब उनके रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा है। ठीक है जी। आर्टिकल 93 में आ जाइए, द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। मतलब जिस तरह से वहां चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होंगे उसी तरह से लोकसभा में कौन होंगे? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होगा। ठीक है जी। अब आ जाइए 94 में, आर्टिकल 94 क्या बोल रहा है? आर्टिकल 94 बोल रहा है वेकेशन रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ, सेम जैसा उधर चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन के लिए था उसी तरह से आर्टिकल 94 किसके लिए बोल रहा है? स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के लिए। चलिए देख लेते हैं एक बार। ए मेंबर होल्डिंग ऑफिस एज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल शेल वैकेट हिज ऑफिस इफ ही सीज टू बी ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। सेम चीज, यदि वो लोकसभा का मेंबर ही नहीं है तो अब कैसे स्पीकर या डिप्टी स्पीकर रहेगा? ठीक है जी। मे एट एनी टाइम बाय राइटिंग अंडर हिज एंड, यदि वो अपना रेजिग्नेशन देता है। ठीक है, ओके।
मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रेजोल्यूशन, सेम वही चीज है, वो रिमूव किया जा सकता है। ठीक है जी। अगला है provided that no resolution for the purpose of clause shall be removed unless at least 14 days notice has been given to given of the intention to move the resolution। मतलब 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा कि भाई आपको आपके खिलाफ हम रेजोल्यूशन ला रहे हैं। ठीक है जी। अब आ जाइए आर्टिकल 95 में, पावर ऑफ द डिप्टी स्पीकर और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ और टू एक्ट एज स्पीकर वाइल द ऑफिस ऑफ स्पीकर इज वैकेंट। मतलब स्पीकर का जो ऑफिस है वो वैकेंट, मतलब स्पीकर अभी आज के डेट में कोई है नहीं। द ड्यूटीज ऑफिस शेल बी परफॉर्म बाय द डिप्टी स्पीकर। तो कौन परफॉर्म करेंगे? डिप्टी स्पीकर करेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे का जो पॉइंट है ध्यान दीजिएगा। और इफ इफ द ऑफिस ऑफ डिप्टी स्पीकर इज ऑल्सो वैकेंट, डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, तब कौन करेंगे? तो बाय सच मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल एज द प्रेसिडेंट में अपॉइंट फॉर द पर्पस। तो वहां कोई दूसरा मेंबर करेगा, लेकिन उसको कौन अपॉइंट करेगा? ये याद रखिएगा, इस पॉइंट को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। During the absence of the speaker from any sitting of the House of the People and deputy speaker, or if he is also absent, such person as may be determined by the rules of procedure of the House, or if no such person is present, such other person as may be determined by the House shall act as speaker। अब क्या है, बोल रहा है कि ड्यूरिंग दिस absence स्पीकर भी नहीं है, पीपल और डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, मतलब स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर करेंगे, और ये भी नहीं है तो कोई ऐसा पर्सन एज मे बी डिटरमाइंड बाय द रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर्स ऑफ द हाउस, और इफ नो सच पर्सन इज प्रेजेंट। ये पहला वाला कौन था जो जिसे मान लीजिए प्रेसिडेंट कर रहे हैं, अब वो भी नहीं है तो कोई और दूसरा पर्सन जो हाउस मिल करके जिसको बैठा देगी, जिसको बोलेगी कि भाई ये व्यक्ति हैं जो परफॉर्म करेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे उस टाइम के लिए? सेलेक्ट एज ए स्पीकर की तरह एक्ट करेंगे। आर्टिकल 96 क्या बोल रहा है? द स्पीकर और द डिप्टी स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड व्हाइल रिजोल्यूशन। सेम चीज जो वहां पर चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन के लिए था, जब उनके रिमूवल की बातें चल रही होगी तो वो प्रिसाइड नहीं करेंगे। ओके, आर्टिकल 97 देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। देयर शैल बी पेड to the chairman and the deputy chairman of the council of states and to the speaker and deputy speakers of the house। बेसिकली सैलरी अलाउंसेस की बात हो रही है, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर की। ये मैंने इंपॉर्टेंट क्यों बोला कि आप एकदम नोट बना ले, जो आप नोटबुक है उसमें इसको बोल्ड करके लिख लें कि जो सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन होती है और स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर होती है, ये सारे चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं। आई होप आपको चार्ज एक्सपेंडिचर पता होगा। नहीं पता है तो जब मैं वहां पर जाऊंगा तो आपको बताऊंगा। अभी आप बस इतना जान लें कि ये चार्ज एक्सपेंडिचर होगा, मतलब ये चार्ज होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्टिकल 97 का। ठीक है, आगे बढ़े। आ जाइए आर्टिकल 98 में, ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट शैल हैव ए सेपरेट सेक्रेटरियल स्टाफ। मतलब पार्लियामेंट का एक अपना अपना सेक्रेटरिएट होगा, मतलब लोकसभा का अलग होगा, राज्यसभा का अलग होगा। ठीक है जी। आर्टिकल 99 देखते हैं, ओथ और अफर्मेशन बाय मेंबर। जो भी आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है उन सबको अपना ओथ लेना पड़ेगा कि मैं जो अपनी ड्यूटी है उसको परफॉर्म करूंगा एज पर द लॉ, मतलब है ना, एन ओथ और अफर्मेशन अकॉर्डिंग टू द फॉर्म सेट आउट फॉर द पर्पस इन द थर्ड शेड्यूल। जो थर्ड शेड्यूल में जैसा दिया गया है उसके हिसाब से वो कर लेंगे। टोटल कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल है। ओके, आ जाइए अब वोटिंग इन हाउस, पावर ऑफ हाउस टू एक्ट नॉट एक्सटेंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैकेशन ऑफ सीट, नो पर्सन शेल बी मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब कोई लोकसभा में है या राज्यसभा में है और लोकसभा के लिए भी चुना गया तो उसे किसी एक हाउस का से रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, मतलब दोनों का नहीं हो सकता। ठीक है जी, ये ध्यान दीजिएगा। आ जाइए अब आर्टिकल 102 में, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिए। ए पर्सन शेल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन एज एंड फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। कब कर सकता है? जब वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में होगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब जो ऐसा ऑफिस जो डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ है, मतलब पार्लियामेंट ने जिस ऑफिस को एज ए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया है, उन ऑफिस में यदि वो कुछ भी पोस्ट को होल्ड करते हैं तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हो सकते हैं। ठीक है जी, इस बात को याद रखिएगा। दूसरा क्या है, यदि वो अनसाउंड माइंड का होगा। अनसाउंड माइंड मतलब समझ रहे हैं आप, जिसका कि माइंड स्टेबल नहीं है। ठीक है, और कंपिटेंट कोर्ट ने उसके लिए ये डिक्लेयर किया हुआ कि ये बंदा अनसाउंड माइंड का है। ही तीसरा बोल रहा है इफ ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। देखिए अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट
लीगल टर्म है, इसे मैं इजी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। इसका मतलब ये होता है कि कोई पर्सन या कोई कंपनी जब बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया है, मतलब वो बोल रही है कि मैं बैंक्रप्ट हूँ, लेकिन अभी तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उनको बोला जाता है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। ठीक है, तो ये फिर भी यदि अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट भी है तो भी वो बंदा एमपी के लिए एलिजिबल नहीं है। चौथा पॉइंट है, इफ इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है तो पहला हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि उसके क्या क्या होते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया था तो वो इंडियन सिटीजन ही नहीं रहा, या उसने दूसरे स्टेट का, दूसरे किसी कंट्री का सिटीजनशिप ले लिया, तो वो फिर क्या होगा, एमपी पद को उनको छोड़ना होगा। और लास्ट है, इफ ही सो डिस्क्वालिफाइड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के द्वारा कोई लॉ बना था जिस लॉ के आधार पर वो अब नहीं रह सकता है। जैसे अभी लॉ बना है कि 2 साल से ज्यादा का यदि किसी को कन्विक्ट हो गया है और सजा मिल गया है तो वो एमपी नहीं रह सकता, इस तरह कोई लॉ बना या कुछ भी इस तरह की चीजें हैं जिस इसमें आ रहा है, प्रीव्यू में आ रहा है, तो भी उसे एमपी का पद छोड़ना होगा। अब आ जाइए आर्टिकल 103, इसमें बोल रहा है कि डिसीजन ऑन क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, ये जो डिसीजन है इसमें प्रेसिडेंट का जो डिसीजन होगा दैट इज फाइनल। ठीक है, इसमें ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन भी लिया जा सकता है। देखिए पढ़ लेते हैं एक बार। इफ एनी क्वेश्चन राइजेज एज टू वेदर मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज बिकम सब्जेक्ट टू एनी of the disqualification mentioned in clause 1 of article 102, the question shall be referred for the decision of president and his decision shall be final। लेकिन यहाँ इलेक्शन कमीशन का भी बात है। बिफोर गिविंग एनी डिसीजन ऑन एनी सच क्वेश्चन द पर्सन शैल ऑब्टेन एन ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। देखिए है ना, इलेक्शन कमीशन से ओपिनियन भी लेगी। ठीक है जी, आर्टिकल 104 में आ जाइए। पेनाल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ओथ और अफर्मेशन अंडर आर्टिकल 99 और व्हेन नॉट क्वालिफाइड और व्हेन डिस्क्वालिफाइड। बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि कोई एमपी है जो कि बाद में पता चला कि वो डिस्क्वालिफाइड है, मतलब वो एमपी रह ही नहीं सकता है, तो जितना दिन वो वहां बैठा, जितना दिन वो पार्लियामेंट का सीटिंग में आया, उसको पर डे के हिसाब से, देखिए ही शेल बी लायबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच डे ऑन व्हिच ही सो फिट्स और वोट्स टू ए पेनाल्टी ऑफ 500 रुपीज। याद रखिएगा, उसको पर डे के हिसाब से 500 रुपया एज ए पेनाल्टी देना होगा, ये याद रखिएगा। इससे एक बार यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ है, कितना रुपए का पेनाल्टी दिया जाता है, पेनाल्टी लिया जाता है, तो 500 रुपीज, इसको आप याद रखें। ओके, आर्टिकल 105 में आते हैं। ये है पावर्स, प्रिविलेज एक्सेट्रा ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड ऑफ द मेंबर्स एंड कमिटी देयर ऑफ। वो सारे पावर एंड प्रिविलेज के बारे में बताया गया है सारे पार्लियामेंट मेंबर के लिए और प्लस कमिटी जो होती है। सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द मेंबर्स, उसके बारे में है आर्टिकल 106। देन आर्टिकल 107 है प्रोविजंस एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स, किस तरह से कोई बिल इंट्रोड्यूस होगा और वो उसको पास कैसे किया जाएगा उसके बारे में है। आर्टिकल 108 है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस इन सर्टेन केसेस, इसे देख लेते हैं। इफ आफ्टर अ बिल हैज बीन पास्ड बाय वन हाउस एंड ट्रांसमिटेड टू द अदर हाउस, मतलब लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा में भेजा गया है, राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा में भेजा गया, उसकी बात कर रहा है। और द बिल इज रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस, लेट अस सपोज लोकसभा ने किसी बिल को पास किया और राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया। The houses have finally disagreed. The houses have finally disagreed as to the amendments to be made in the bill. और वो क्या है, उससे disagree कर रही है। तो more than 6 months elapsed from the date of the reception of the bill by the other houses without the bill being passed of it। मैं फिर से समझाता हूँ आपको। ज्वाइंट सिटिंग कब बैठेगा? पहला केस है जब लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने उसको, राज्यसभा ने बोला नहीं नहीं मैं हम तो पास नहीं करेंगे, उसने रिजेक्ट कर दिया, तो इन केस में भी ज्वाइंट सिटिंग होगा। ज्वाइंट सिटिंग में यदि मेजोरिटी आ जाता है कि हाँ इसे पास होना चाहिए तो पास माना जाएगा, यदि ज्वाइंट सिटिंग में मेजोरिटी नहीं आता है तो वो पास नहीं माना जाएगा। सेकंड बोल रहा है द हाउसेस हैव फाइनली डिसएग्रीड एज टू द अमेंडमेंट्स टू बी मेड इन द बिल, या वो रिजेक्ट तो नहीं कर रहा है लेकिन वो ये बोल रहा है कि इसमें अमेंडमेंट जो होना चाहिए उस अमेंडमेंट की बात कर रहा है, तो ऐसे केस में भी क्या होगा, ज्वाइंट सिटिंग बैठेगा। या तीसरा बोल रहा है कि उसको हमने लोकसभा ने पास करने के बाद राज्यसभा को दिया, राज्यसभा 6 महीना का टाइम हो गया है, राज्यसभा उसका कुछ जवाब ही नहीं दे रही है, तो इन सच केसेस क्या होगा, ज्वाइंट सिटिंग होगा। ठीक है, ओके। आज ये स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल बताता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट माने, इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। देखिए ये क्या बोल रहा है कि ये मनी बिल शेल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल स्टेट। मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस होगी, ओनली लोकसभा में होगी, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगी।
अब क्या है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होने के लिए पहले लोकसभा में पास होगा, लोकसभा में पास होने के बाद में राज्यसभा भेजा जाएगा, और राज्यसभा में 14 दिन के अंदर में उसे अपना रिकमेंडेशन के साथ में वापस लोकसभा को दे देना है। अब देखिए, रिकमेंडेशन देगी, रिकमेंडेशन के साथ में लोकसभा को वापस किया तो अब 3 केस हो सकते हैं। उस रिकमेंडेशन में से कुछ रिकमेंडेशन को या सारे रिकमेंडेशन को लोकसभा मान ले, या सारे रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर दे, या राज्यसभा जो है लोकसभा को भेजे ही नहीं 14 दिन के अंदर में। तो वो तीनों केस के लिए 3 क्लॉज दिए हुए हैं, इसे देख लेते हैं हम लोग। आर्टिकल 109 का सब क्लॉज 3 बोलता है, if the house of the people accepts any of the recommendations of the council of state, the money bill shall be deemed to have been passed by both houses with the amendments recommended by the council of states and accepted by the house of the people। मतलब उसने एक भी रिकमेंडेशन यदि मान लिया, मान लो 5 रिकमेंडेशन दिया, उसमें से एक भी मान लिया, तो ऐसा माना जाएगा कि shall be deemed to have been passed by both houses with the amendment recommendation। मतलब उसका रिकमेंडमेंट को रिकमेंड करके, मतलब जो उसने अमेंडमेंट दिया था उस अमेंडमेंट को मानते हुए इसको पास हो गया, ऐसा माना जाएगा। आर्टिकल 109 का सब क्लॉज 4 क्या बोल रहा है, इफ द हाउस ऑफ पीपल डज नॉट एक्सेप्ट, यदि एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उस केस में क्या माना जाएगा, शेल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ हाउसेस इन द फॉर्म इन व्हिच इट वाज पास्ड बाय हाउस ऑफ पीपल विदाउट एनी ऑफ द रिकमेंडेशन। मतलब पास माना जाएगा विदाउट एनी अमेंडमेंट का। और यदि वापस ही नहीं किया 14 दिन के अंदर में, तब क्या होगा, if a money bill passed by the house of the people and transmitted to the council of states for its recommendation is not returned to the house of the people within the said period of 14 days, it shall be deemed to have been passed by both houses at the expiration of the said period। मतलब 14 दिन के अंदर में उसने यदि वापस ही नहीं किया, ऑन सच केसेस भी ये माना जाएगा, डीम्ड है मतलब माना जाएगा कि दोनों ये इसने दोनों हाउस के द्वारा पास किया गया है एट द एक्सपायरेशन ऑफ द सेड पीरियड। ठीक है जी। अब आज आर्टिकल 110, ये डिफिनेशन ऑफ मनी बिल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 109 110 ये इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज ध्यान दें कि मनी बिल का डिफिनेशन क्या है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर, ए बिल शैल बी डीम्ड टू बी ए मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजंस डीलिंग विद ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। ये सारा चीज से डील करे या इसमें से कोई भी चीज को डील करता है तो वो क्या कहलाएगा, मनी बिल कहलाएगा। क्या है देखते हैं, द इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, टैक्स के बारे में हटाना है, बढ़ाना है, घटाना है, कुछ भी, एनी परमिशन कॉम्बिनेशन। द रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग ऑफ मनी और द गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब हम कुछ मनी को बोरो कर रहे हैं या कुछ गारंटी दे रहे हैं, ये सारा चीज क्या आएगा, आपका मनी बिल में आएगा। द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड के कस्टडी के बारे में ध्यान दीजिएगा, या कंटीजेंसी फंड के कस्टडी के बारे में कुछ भी बातें होगी तो वो भी किस में आएगा, मनी बिल में आएगा। इससे क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। द एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब जो एप्रोप्रिएशन होगा मनी का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, वो भी किस में आएगा, मनी बिल में आएगा। द डिक्लेयरिंग ऑफ एनी एक्सपेंडिचर टू बी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द इंक्रीजिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ एनी सच एक्सपेंडिचर, चार्ज एक्सपेंडिचर के बारे में भी बात कर रही है, कुछ बढ़ाना है तो वो भी किस में आएगा, मनी बिल में आएगा। द रिसिप्ट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और द कस्टडी और इश्यू ऑफ सच मनी और द ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन और ऑफ ए स्टेट और एनी मैटर इंसिडेंट टू एनी ऑफ द मैटर्स स्पेसिफाइड सब क्लॉज ए टू एफ, ये सारे किस में आएंगे, मनी बिल में आएंगे। अब यहाँ जो बात बोला जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ए बिल शेल नॉट बी डीम्ड टू बी ए मनी बिल, एक बिल मनी बिल नहीं माना जाएगा बाय रीजन ओनली दैट इट प्रोवाइड्स फॉर द इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स। यदि फाइन का इम्पोजिशन या अदर पिक्यूनरी पेनल्टीज हैं तो उसके इम्पोज करने की बात हो रही है तो वो मनी बिल नहीं माना जाएगा, याद रखिएगा ये। और साथ साथ या फॉर द डिमांड ऑफ पेमेंट ऑफ फीस और लाइसेंस और फीस फॉर सर्विस स्टैंडर्ड और बाय रीजन दैट इट प्रोवाइड्स फॉर द इम्पोजिशन, एवोल्यूशन, रिमिशंस, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स बाय एनी लोकल अथॉरिटी और बॉडी ऑफ लोकल परचेज। ये लाइन याद रखें, आप चाहें तो इस पूरे को नोट भी कर लें, ये इसको नोट कर लें। चलिए, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट, मतलब अब ये मनी बिल है या नहीं है, इस पे क्वेश्चन राइज करता है तो व्हिच डिसीजन विल फाइनल, तो स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, मतलब लोकसभा का जो स्पीकर है उनका डिसीजन क्या होगा, फाइनल होगा। There shall be endorsed on every money bills when it is transmitted to the Council of States under Article 109 and when it is presented to the President for assent under Article 111, the certificate of the Speaker of the House of the People signed by him that it is a money bill। मतलब जब भी ये इंडोर्स किया जाएगा तो उसमें किनका साइन होना चाहिए, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, मतलब लोकसभा के स्पीकर का हाउस होना चाहिए, साइन होना चाहिए कि ये मनी बिल है। ठीक है। अब आर्टिकल 111 में असेंट टू बिल बता रहा है, व्हेन ए बिल
has been passed by the House of the Parliament, it shall be presented to the President, and the President shall declare either that he assents to the bill or that he withholds assent thereupon. Provided that the President may, as soon as possible after the representation to him of a bill for assent, return the bill, if it is not a money bill, to the House with a message requesting that they will reconsider the bill or any specified provisions thereof, and in particular will consider the desirability of introducing any such amendments as he may recommend in his message, and when a bill is so returned, the House shall reconsider the bill accordingly. And if the bill is passed again by the House with or without amendments and presented to the President for assent, the President shall not withhold assent thereupon. देखिए क्या बोलना चाह रहा है कि जब मनी बिल पास हो गया, मनी बिल पास होने के बाद में प्रेसिडेंट साहब को दिया जाएगा असेंट करने के लिए। यदि उन्होंने साइन कर दिया और वो इससे सहमत हो गए तो कोई बात नहीं है, नहीं सहमत होते हैं तो क्या करते हैं, उसको विथहोल्ड कर सकते हैं। और विथहोल्ड करने के बाद में प्रेसिडेंट को वापस अपना जो भी रिकमेंडेशन है उस रिकमेंडेशन के साथ में उसको रिकमेंडेशन के साथ में उस मनी बिल को पार्लियामेंट को रिटर्न करना होगा। पार्लियामेंट रिटर्न होने के बाद में पार्लियामेंट फिर उस पर देखेगी, बैठ करके उस पर चर्चा करेगी क्या उस रिकमेंडेशन को लेना है या नहीं लेना है। उसके बाद पार्लियामेंट जो हाउसेस हैं उसको रिकंसिडर करने के बाद में उस बिल को वापस प्रेसिडेंट के पास भेजेगी। अब जब वापस प्रेसिडेंट के पास भेजा गया है तो प्रेसिडेंट उनको विथहोल्ड नहीं कर पाएंगे और उसे अपने एसेंट को देनी पड़ेगी। 1-2 में आते हैं, ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में है, जिससे सिंपल भाषा में हम बजट भी बोलते हैं। लेकिन अब आर्टिकल 112 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आज का वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप प्लीज भारत के संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसको प्रायोरिटी दें, इसे ग्रेविटी दे के पढ़ें, और जो भी मैं बता रहा हूँ इसका नोट जरूर बनाएं। और ये मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, इस PDF को बाद में एक बार जरूर नजर मार लें, इसमें सिर्फ वही रिलेवेंट पोर्शन ही है, बाकी नहीं है। तो विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ नाउ, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग 1 घंटा जरूर दें एसएस एग्जाम के लिए। वेट ना करें कि कब इसका नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि अभी से आप 1 घंटा देंगे तो आपके लिए तैयारी करना बहुत ही आसान हो जाएगी। विद दैट जय हिंद, मिलते हैं।